नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो सबसे पहले जो पाठ में प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग बारीकी से समझेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। 75 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? आंसर, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इस समय देश में अकाल पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में सत्ता के विरुद्ध आंदोलन शुरुआत हो गई। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी किए थे। भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को। छात्र आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और भाजपा की सरकार बनी थी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे अंगूर होगा, र छूट गया है। अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से इससे संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो वह दलित सेना का गठन, ये दलित पैंथर के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है। नाम से लगता है कि उसी का यही होगा मगर ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो ये थे महेंद्र सिंह टिक्कैत। टारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। अगला, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी है ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो 2005 ईस्वी में बना था। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में राजतंत्र था और लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए सप्तदलीय गठबंधन आवश्यक था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि हो जाना, पानी की कीमत बढ़ गई थी। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1947 में। राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? व्यक्तियों का समूह, माने व्यक्तियों का समूह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सभी राजनीतिक दल का उद्देश्य एक तो होता ही है, वो है सत्ता प्राप्त करना, और कोई उद्देश्य हो या ना हो। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये ब्रिटेन में पड़ा था। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो वह अफसरों की बहाली। अफसर की बहाली करने का काम राजनेताओं को या राजनीतिक दल को नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र की राजनीति से मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर होगा, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में सरकारी दल बाधा उत्पन्न करता है। तो यही है कि विकास नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो होता है बहुदलीय व्यवस्था। जहाँ पे बहुदलीय होता है वहीं पर गठबंधन का सरकार बनता है। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ्य करना, ये आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियाँ राजनीतिक दलों को नहीं है? तो वह राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, इसकी समस्या, ये चुनौतियां नहीं हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। मिलान करना है तो आप किताब से सही मिलान कर लीजिएगा, इसका आंसर दिया हुआ, मिलान कर लीजिए इसका। और अभी हम लघुत्तरीय क्वेश्चन का भी पूरा व्याख्या करने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये सब लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज़्यादा हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइटर लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, बिहार में हुए, यहाँ पे हुए होगा, है नहीं, हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था इसका मुख्य कारण था बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न माने खाने पीने की वस्तुओं में कमी, और उसकी कीमतें जो भी थी कीमतों में बहुत बढ़ गया था। खाने पीने की वस्तुएं जो थी उसकी बहुत वृद्धि हो गई थी। यही कारण से छात्र आंदोलन हुआ
और ये सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया गया था ना, और इसका बहुत बड़ा व्यापक परिणाम हुआ, जिसको हम लोग आगे जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय उसमें देखेंगे। अगला चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में जंगल की कटाई पर रोक लगाना, पेड़ को नहीं काटने देना तथा आंदोलन में स्थानीय भूमिहीन एवं वन्य कर्मचारियों के आर्थिक मुद्दा को उठाकर उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की गई। महिलाओं ने इस आंदोलन का दायरा और विस्तृत कर दिया। महिलाओं ने शराबखोरी और के लत के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा अन्य सामाजिक मसले पर भी यह आंदोलन जुड़ गया। मतलब ये शुरुआत तो हुई थी जंगलों को बचाने से, परंतु ये बहुत बड़ा व्यापक रूप ले लिया, और ये मतलब कि बहुत बड़ा व्यापक रूप लेकर पूरे भारत स्तर में, पूरे भारत में फैल गया। और ये शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल नामक गांव से हुआ था, जिसके नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। मतलब कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। महिलाएं क्या करती थी? पेड़ों से चिपक जाती थी और चिपक कर क्या करती थी कि मैं पहले पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा। इस प्रकार से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और बताया कि ये जंगल मेरा घर है, परिवार है। तो ये इस प्रकार से आदिवासियों का जो किया गया आंदोलन था, ये बहुत बड़ा व्यापक रूप ले लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जुड़ गई बाद में चलकर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होते हैं? देखिए, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन वैसा संगठन होता है जो प्रत्यक्ष, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता। मतलब वो राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता है, परंतु मैंने अपितु राजनीतिक दल द्वारा समर्थित होता है। मतलब राजनीतिक दल उसे समर्थन करता है, जैसे अखिल भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन। ये सब क्या है? ऐसा है जो किसी भी दल से जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु उसको जो भी राष्ट्रीय दल होता है या जो भी राजनीतिक दल होता है उसे सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है? देश में अपने हितों की रक्षा करने की अपने हितों की रक्षा करता है। जैसे कि यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन है तो ये किसानों के हितों की रक्षा करता है, भारतीय मजदूर संघ है तो ये मजदूरों के हितों की रक्षा करता है। इस प्रकार से हमारे देश में जो मजदूर और किसान हैं उनकी मांगों की पूर्ति करने के लिए आवाज़ उठाता है और उसके हितों की बात करते हैं। अगला, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी? तो इसमें से जो था, जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे क्या स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, इसमें से जो आपका देख रहे हैं कौन? भारतीय किसान यूनियन की मांगे क्या थी? तो ये क्या मांग रखी थी? तो भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर जो पाबंदियां लगी हुई थी, जो कर लगा था, उसको खत्म करने और समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने और किसानों के बकाये जो कर्ज थे उसको माफ़ कराने के लिए ये मांग रखी थी। किसानों के लिए पेंशन का योजना का प्रावधान हो, इसका भी मांग किया गया था इसमें। अगला है सूचना, मतलब ओवरऑल क्या था? ये किसानों के हित के लिए था। पूरा किसान, आप जानते हैं भारत में किसानों की स्थिति दयनीय थी और दयनीय है। तो उस समय भारतीय किसान यूनियन ने क्या किया? कहा कि गन्ना और गेहूं के दाम बढ़ा दो। जब गन्ना और गेहूं का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है किसान की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो टैक्स लगता है, वो टैक्स को खत्म कर दीजिए और हमेशा बिजली का आपूर्ति दीजिए ताकि हम लोग आसानी से पानी पटा पाएँ। और दूसरी नंबर बात, जो किसान कर्ज लिए हुआ है उस पर जो कर्ज है, उसके कर्ज के कारण से लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसको खत्म कर दीजिए। और किसानों का जो कर्ज के पेंशन देने का व्यवस्था कीजिए ताकि सरकारी नौकरी वाला को पेंशन मिलता है। जबकि किसान जो है, जो दुनिया को, पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को अन्न देता है, उसको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं हुआ, कोई इज्जत नहीं है। इसलिए वो क्या है, पेंशन हमको चाहिए, पेंशन योजना की मांग हो। अगला है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना, देखिए, सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य लोगों तक समस्त सूचनाओं का आदान प्रदान होना था, जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी प्रश्न शामिल हैं। इसके अंतर्गत लोगों को यह अधिकार होता है कि सरकार द्वारा बनाए गए सूचना सेल से हम अपनी समस्त जानकारी मुहैया करा सकें, जिसके अंतर्गत सरकारी दफ्तरों के विभिन्न कामकाजों, कार्यविधि, सरकार की नीतियाँ, सरकार की भावी योजना इत्यादि शामिल होते हैं। सरकार जो भी काम करती है, जनता उसको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। जनता जानेगा तब तो वो सोचेगा कि भैया इतना काम कहा गया था, इतना काम किया गया है, इतना काम शेष बाकी है। जनता को सारी सूचनाएं होनी चाहिए। कौन नेता है, कहाँ का नेता है, क्या करने वाला है, क्या योजना है, क्या एजेंडा है, कौन सा विकास का मुद्दा उठेगा, कौन सा विकास का मुद्दा शेष रह गया, इस सब की जानकारी होनी चाहिए। ये सूचना का अधिकार कहलाता है, जो आम जनता के हितों की रक्षा करता है। राजनीतिक दल की परिभाषा बताइए। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पे होता है जो राजनीतिक क्रियाकलाप करता है। देखिए क्या लिखा गया है, राजनीतिक दल का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के किसी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, एक समान उद्देश्य के लिए। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है तो हम उसे राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होता है, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीति एवं कार्यक्रमों को तैयार करना, अपने एजेंडा को तैयार रखना और इस प्रकार सत्ता में आना। ये सब जो है ना, राजनीतिक दलों का ही काम होता है।
राजनीतिक दल मतलब मेन क्या होता है कि सत्ता, अब देखिए जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जनता एकत्रित होगा तो एक गठन बनाएगा ना, तो इस संगठन जो बनाया, एक जो गुट बनाया, एक ग्रुप जो बनाया, ये ग्रुप कहलाएगा राजनीतिक दल। बट इसमें क्या होता है, जो क्रियाकलाप करेगा वो राजनीतिक संबंधित होगा, राजनीति के संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप नहीं करता है, ये सामाजिक क्रियाकलाप नहीं करता है, क्योंकि राजनीतिक क्रियाकलाप करता है, इसीलिए कहते हैं इसको राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। देखिए, सरकार कोई भी काम करती है जनता तक पहुंचाने का काम, या जनता कोई भी काम करवाना चाहती है तो सरकार तक पहुंचाने का काम, इसके सबसे बिचौलिया का काम करता है कौन, राजनीतिक दल। जो विपक्षी दल हार जाता है, जो सत्ता में आ गया तो सरकार बना लिया, जैसे बीजेपी सरकार बना लिया, और कांग्रेस क्या है अभी विपक्ष में है, तो अभी हमको कोई काम करवाना होगा तो हम बीजेपी के पास जाएंगे तो हमारा सुना ही नहीं जाएगा, तो हम कांग्रेस के पास जाएंगे, कांग्रेस आवाज़ उठाएगा, मीडिया के थ्रू सरकार के पास पहुंचाया जाएगा हमारी बातों को, और इस प्रकार हमारी मांग पूरा हो सकती है। देखिए, तो राजनीतिक दल की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या कर, देखिए, राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को, राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार वे राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, मतलब उसको जोड़ने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल से दूसरे दल में पलायन करने को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया। इसे दल बदल कानून कहते हैं। मतलब क्या हुआ, दल बदल कानून में क्या किया, विधायक और सांसद जो थे ना, एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे। इससे क्या होता था कि उसके नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता था। इसलिए क्या किया गया, संसद में इसका नियम का संशोधन किया गया। कहा गया कि ये जो है ना, इसके विरुद्ध में एक कानून बनाया जाए, तो इसका नाम पड़ा दल बदल कानून। मतलब कोई भी इससे सांसद और कोई भी विधायक दल बदल नहीं कर सकता, जो जिस दल का है उसी दल में रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसा सामाजिक दल या राजनीतिक दल है जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है। उनके कार्यक्रम नीति राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर पर भी होती है। मतलब कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय कब कहलाएगा, जब वह राष्ट्र के लिए काम करेगा, मतलब पूरे देश के लिए काम करेगा। जैसे बीजेपी क्या करती है, पूरे देश के लिए काम करती है। उसका जो यूनिट है, उसका इकाई बिहार में भी है, भारत में भी, हर जगह पर, हर राज्यों में है। कहने का दो, कांग्रेस भी क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, क्योंकि पूरा राष्ट्र स्तर पर काम करता है। वो किसी राज्य के लिए नहीं करता या किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं करता है। जो भी काम करता है वो पूरे देश के लिए करता है। जो भी चीज़ योजना निकालना है, जो भी फंड निकालना है, जो भी बातें करनी है, पूरे देश की बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए इसको कहते हैं राष्ट्रीय दल। अगला उत्तरीय प्रश्न है, जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस कथन से सहमत है, इसके पक्ष में उत्तर दीजिए। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। जनता जब संघर्ष करती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। इस कथन से सहमति है। इस निम्नलिखित पक्षों, इसके जो पक्ष हैं, मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि जनसंपर्क से लोकतंत्र मजबूत होता है, इसके पक्ष में हम क्या तर्क दे रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष के चलते हुआ है। अगर जनसंघर्ष नहीं होगा तो इसका विकास ही नहीं होगा। लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। जो आम लोगों की सहमति होती है, जो जिसमें आम लोगों की भलाई होगी, वही फैसले लिए जाएंगे। यदि सरकार फैसले लेने में जनसाधारण के विचारों की अनदेखा करती है, मतलब कि सरकार फैसला ले रही है और जनसाधारण का जो बातों का नजरअंदाज कर रही है, तो ऐसे फैसलों के खिलाफ जनसंघर्ष होता है। मतलब जनता इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाती है और सरकार पर दबाव बनाकर आम सहमति से फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब सरकार जो फैसला निकालती है, अगर उसे जनता सहमत नहीं है तो उसके खिलाफ क्या करती है, आवाज़ें उठती हैं और संवैधानिक तरीका से हड़ताल होता है और इस प्रकार से सरकार पर दबाव बनती है। सरकार उसके डिसीजन में कुछ परिवर्तन कर लेता है। जैसे अभी वर्तमान में ही देख लिए, CAB आया था, नोटबंदी हुआ था, या GST लागू हुआ था, तो आम समर्थन नहीं हुआ था। मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये बात, बट धीरे धीरे समझ में आया। परंतु इसके लिए आंदोलन किया गया कि नहीं किया गया, बहुत सारा आंदोलन हुआ। अभी फिलहाल में ही हरियाणा में किसान आंदोलन हुआ था। उपयुक्त कथन का अध्ययन करने के बाद यह पता चलता, स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र में जो जन संघर्ष से ही मजबूत होता है। जन संघर्ष अगर नहीं होगा, जनता संघर्ष नहीं करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा ही नहीं। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो जन संघर्ष होना अति आवश्यक, और ये हमारे लिए फायदेमंद है और लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, सबके लिए हितकारी है। संघर्ष करना गलत बात नहीं होता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। ये बहुत बड़ा आपका आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर बहुत बड़ा होगा। आप इसको अब छांट भी सकते हैं, बट हम पूरा बताएंगे डिटेल से, क्योंकि ये दीर्घ तरीके क्वेश्चन पूछेगा और प्लस में विशेष जानकारी भी होनी चाहिए। इससे कई ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको पूरा देखिए। आपको अगर छांटना होगा तो छांट सकते हैं। एग्जाम में 5 नंबर पूछेगा तो इसका आधा भी लिखिएगा तो आंसर आ जाएगा। हम यहाँ बहुत बड़ा आंसर देने जा रहे हैं। देखिए,
बिहार में छात्र आंदोलन की क्यों किया गया था? बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तथा खाद्यान्न की कमी, जो खाने पीने की चीज़ों में कमी थी और उसकी कीमत भी बहुत बढ़ गया था, इसी के कारण से किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो थे ना बिहार में जयप्रकाश नारायण जी किए थे। इसके आह्वान पर जीवन में हर क्षेत्र में संबंधित लोग, जीवन के जितने भी क्षेत्र के लोग थे सब आंदोलन में कूद पड़े, क्योंकि भाई महंगाई से सब परेशान था। खाना पीना तो सब आदमी खाता है, खाने पीने की वस्तु भी महंगी हो गई थी, तो सब लोग इस आंदोलन में कूद पड़ा। उन्होंने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बिहार में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कहा कि इसको हटा दिया जाए, है ना, इसको हटाने की मांग की और कर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया कि हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था तो पूरा खराब हो गया और राजनीति भी ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए पूरा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए। जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सरल लोकतंत्र की स्थापना करना था। मतलब जी भारत में जो लोकतंत्र हो सरल हो, जटिल नहीं हो, लोगों को समझ में आए, आम लोगों के सहमति से कोई काम हो और आम लोगों के हितों की रक्षा हो, दाम कम हो सब सामान का, मतलब कि बेरोजगारी नहीं हो, तरह तरह की बातें इसमें शामिल किया गया था। जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि बिहार में यह आंदोलन अन्य प्रांतों में भी फैले। उसी समय रेलवे कर्मचारी ने भी केंद्र सरकार के विरुद्ध में क्या किया, विरुद्ध राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर आह्वान किया। क्या किया मतलब आह्वान किया, मतलब क्या हुआ कि जो रेल के कर्मचारी थे उस समय भी वो भी लोग भी हड़ताल कर दिए, क्योंकि उसका भी मतलब उनके भी हितों की अनदेखी की जा रही थी। उस हड़ताल का व्यापक प्रभाव पड़ा। अब जब सब हिस्से से लोग, किसान भी आ गए, विद्यार्थी भी आ गए, आम लोग भी चले आए इसमें, रेलवे कर्मचारी भी आ गए, है ना, तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होने लगा, इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ने लगा। जयप्रकाश नारायण जी 1975 में क्या किए, दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किए। इसमें पहले राजधानी दिल्ली में अब तक इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी, इतना बड़ा रैली हुआ यहाँ पे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए प्रभाव डालना शुरू किया और जो विपक्षी दल थे यहाँ पे, जो बीजेपी थी, खासकर बीजेपी वो विपक्ष में थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके विपक्षी दल जो बीजेपी थी वो दबाव बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली के जो रामलीला मैदान में है ना, विशाल जन प्रदर्शन किया गया। जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी से भी इस्तीफे का मांग किया। राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की गई और उन्होंने अपने आह्वान में सेना और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारी को भी सरकार का आदेश नहीं मानने के लिए निवेदन किया। मतलब कि जयप्रकाश नारायण जी सबको एक साथ मिलाकर चाह रहे थे कि आंदोलन हो, परिवर्तन हो, क्योंकि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो आज़ादी तो मिल गई थी, परंतु उसका पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा था, किसी का विकास नहीं हो रहा था, सब लोग अभी भी गरीबी में जी रहे थे, भुखमरी की स्थिति आ गई थी, अकाल पड़ गया था। ऐसी स्थिति में ये जयप्रकाश नारायण जी जो किए बहुत अच्छा किए। छात्र आंदोलन नाम था, इसका मतलब ये नहीं कि खाली छात्र लोग किया था, इसमें सभी तबके के लोग, समाज के सभी वर्ग के लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब लोग शामिल आए थे। आंदोलन तो इससे पहले हो ही चुका था आज़ादी की लड़ाई में, तो उसके बाद भी ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। दिल्ली में बहुत बड़ा रैली किया गया, ऐसा रैली दिल्ली के में कभी नहीं हुआ था, ऐसा रैली किया गया। और देखिए अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा ने इस सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या कहा कि आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र माना, कि हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र किया जा रहा है। 25 जून 1975 को आपातकालीन की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित सभी राजनीतिक दल के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मतलब देखिए इंदिरा गांधी समझे कि हमको कोई षड्यंत्र करके फंसाना चाह रहा है और उसने क्या किया, सभी को जेल में डाल दिया। जयप्रकाश नारायण जी को भी और जितने विपक्षी दल में नेता थे सबको, जैसे बीजेपी का जो नेता आवाज़ उठा रहे थे उनको भी जेल में डाल दिया। आपातकाल के बाद 1977 में की लोकसभा में चुनाव हुआ, जिसका नतीजा क्या निकला कि जब भारतीय जनता पार्टी का मतलब कि विजय हुआ और कांग्रेस उसमें हार गई, कांग्रेस की सत्ता छीन गई और मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री बने। और इसी प्रकार बने थे कौन, मोरारजी देसाई जो है ना भारत के प्रधानमंत्री बने, जो बीजेपी की पहली सरकार बनी यहाँ पर। वास्तव में बिहार का जो छात्र आंदोलन कालांतर में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का स्वरूप ले चुका था, बहुत बड़ा रूप ले चुका था पूरे राष्ट्र में। देखिए इंदिरा गांधी जब जेल भेजवाई तो प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में ये जो अच्छे नेता थे जयप्रकाश नारायण जी, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे थे, वो चाह रहे थे क्या कि भाई देश में सही से व्यवस्था लागू हो, परंतु उसको भी जेल में डाल दिया गया। तो इससे आम लोग भड़क गए और इसका परिणाम क्या हुआ कि जैसे लोकसभा चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी की गजब हार हुई, इंदिरा गांधी हार गई। हालांकि इंदिरा गांधी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी, फिर भी वो हार गई और इस प्रकार से बीजेपी का सरकार बना। अब देखिए, अतः हम इस उपयुक्त कथन से कह सकते हैं कि बिहार में जो शुरू हुआ छात्र आंदोलन जो था ना, वो पूरा राष्ट्रव्यापी रूप ले चुका था, पूरे भारत भारत के स्तर पर फैल चुका था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़े और उसका उत्तर दिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है, क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है, इसके बारे में आप बताइए आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, क्षेत्रीय भावना उग्र होने पर क्षेत्रवाद की स्थिति पैदा होती है, जिसमें देश की अखंडता खतरे में पड़ जाती है। अतः क्षेत्रीय भावना
कुछ हद तक लोकतंत्र के लिए अभिश्राप बन सकती है। देखिए, कोई भी आदमी सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए सोचेगा तो देश के लिए कौन सोचेगा। हम सोचेंगे कि हम बिहारी हैं, वो सोचेगा राजस्थानी है, कहता हम उत्तर में रहते हैं, कहता दक्षिण में रहते हैं, कोई कहता पूर्व में रहेंगे, तो देश के बारे में कौन सोचेगा। सबसे पहले वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं, उसके बाद कुछ हैं, है कि नहीं। तो ये बात सोचना चाहिए हम लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या, दूसरा नंबर ख नंबर जो क्वेश्चन इसका क्या है, देखिए, दबाव समूह अस्थायित्व समूह है, इसके लिए दबाव समूह अस्थायी तत्वों का समूह है, इसीलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। मतलब कि दबाव समूह को समाप्त कर देना चाहिए। क्या इसके बारे में आप क्या राय है आपकी। तो वास्तव में दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार के नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अतः यह कहना है कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, बिल्कुल ही निराधार है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। इसे समाप्त कर देना का कोई औचित्य नहीं है। मतलब कि ये जो कोई कह रहा है कि अगर दबाव समूह को समाप्त कर देना चाहिए तो गलत कह रहा है। सरकार के डिसीजन पर अगर लगाम कसती है, अंकुश लगाती है, तो अच्छी बात न है भाई। बेलगाम हो जाएगा, घोड़ा पर अगर नाथा नहीं जाएगा, अगर जानवर को नाथा नहीं जाएगा तो बेलगाम हो जाएगा। बेलगाम हो जाएगा तो उसको संभाल में नहीं आएगा। अगर दबाव दल नहीं होगा तो वो तो अपना मनमौजी करेगा, जो मन होगा वो करेगा, जिधर मन होगा वो करेगा, जैसा नीति मन होगा वैसा नीति निकालेगा। तो आम जनता के हितों की बात कौन रखेगा। दबावी समूह ने उसका विरोध करेगा। इसलिए दबाव समूह को हटाना ये गलत बात है। दबाव समूह को हटाने के बाद जो कहता है ये बिना मतलब का है, निराधार है, मतलब कोई इसका आधार नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसका, ग नंबर, जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। जन संघर्ष जो होता है लोकतंत्र का विरोधी है नहीं। आप देखिए इसका आंसर क्या दिया गया है। ऐसा तो बात गलत है। जन संघर्ष लोकतंत्र का विकास होता है। देखिए विरोधी कैसे हो गया, जनता संघर्ष करेगी तभी, लोग जब संघर्ष करेंगे तभी तो लोकतंत्र मजबूत बनेगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और इसे सुदृढ़ करने में जन संघर्ष की अहम भूमिका होती है। अतः लोकतंत्र जब जन संघर्ष के द्वारा विकसित होता है तो यह लोकतंत्र का विरोध नहीं बल्कि लोकतंत्र का विरोधी नहीं, बल्कि लोकतंत्र का क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त करने का एक माध्यम हो जाता है। मतलब जन संघर्ष लोकतंत्र को सफल बनाने का एक माध्यम है, न कि उसका विरोधी, क्योंकि जन संघर्ष से ही लोकतंत्र का विकास होता है। अब जो है अगला क्वेश्चन है घ नंबर, जो इसका क्वेश्चन है क्या करा, देखिए घ नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका नगण्य है। तो गलत बात है। भारत में जितना भी आंदोलन हुआ महिलाओं की भूमिका अच्छी रही है, चाहे वो कोई भी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे यहाँ पे चिपको आंदोलन हो, या कोई भी आंदोलन हो, महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी रही है। यह कहना कि लोकतंत्र में हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ज्ञातव्य हो कि हमें यह ज्ञात होना चाहिए, यहाँ पे ज्ञातव्य के जवाब लिख सकते हैं, हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि चिपको आंदोलन एवं तारी विरोध आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुखिया भी मेधा थी, जो इस आंदोलन में महत्व को राष्ट्रव्यापी बना दी। अतः समय समय पर लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कराई। मतलब महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोई भी आंदोलन होता था तो महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती थी, किसी आंदोलन में पीछे नहीं हुई। महिलाओं के बिना आंदोलन अधूरा था। अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना अति आवश्यक है। इसके बिना राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र का परिकल्पना करना, मतलब लोकतंत्र का बनाना, ये बेकार की बातें हैं। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन का एक अंग बन चुका है, इसीलिए उनके लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगर किसी देश में लोकतंत्र और कहेगा राजनीतिक दल नहीं है तो ये बेकार है। मतलब लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल से सत्ता में आके हमारा विकास नहीं करती है, बल्कि विरोध में माने दबाव समूह बनकर जनता पर दबाव भी डालती है, ताकि वो हमारे हितों की रक्षा के लिए सरकार बना सकें। अगला है, राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस तरह से योगदान करती हैं। देखिए, किसी भी देश का विकास वहाँ के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस देश में राजनीतिक दलों का विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ज़्यादा व्यापक होता है, उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना ही ज़्यादा होता है। जिस देश के लोगों का जनता सरकार अच्छा से सोच भी नहीं करती, अच्छा से एजेंडा बनाए भी नहीं करती, उसका विकास होगा, बिल्कुल विकास नहीं होगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय विकास जो होता है राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही ना उसका विकास के लिए एजेंडा तैयार करती है कि हमारे देश में क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, मैंने क्या कहे, शिक्षा कैसा होगा, अस्पताल कैसा होगा, सबका देख रेख कौन करता है, राजनीतिक दल नहीं करता है। अब राजनीतिक दल ही नहीं होगा ठीक तो कैसे होगा देश का विकास। देखिए, दरअसल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक समाज एवं राज्य में एकता एवं राजनीतिक अस्थायित्व का होना आवश्यक है। और जागरूक करने के लिए सबसे बड़ा काम करता है राजनीतिक दल ही। राजनीतिक दलों के राजनीतिक दल जो होते हैं ना, विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, लिंगों के सदस्य होते हैं। ये अपने अपनी जाति, धर्म, लिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दल संकट के समय में रचनात्मक कार्य भी करते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा कोई आता है, बाढ़, भूकंप, तो उसमें जाके उसका राहत कार्य भी सामग्री करता है और वहाँ पर देख रेख भी करता है। राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दल का बहुत बड़ा योगदान है। कोई कहता है कि राजनीतिक अगर विकास हो रहा है तो उसमें लोकतंत्र का योगदान नहीं है तो बिल्कुल गलत कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
देखिए राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य बताइए, राजनीतिक दल का कौन कौन कार्य होता है। तो राजनीतिक दल का बहुत सारे कार्य हैं, उनको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहला है नीति एवं कार्यक्रमों को तय करना। राजनीतिक दल क्या करता है, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीति बनाता है, कार्यक्रम बनाता है, जिसे एजेंडा कहते हैं ना, घोषणा, और उन्हीं चुनाव नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ये चुनाव में लड़ते हैं। हाँ, अपना घोषणा पत्र भी जारी करते हैं। राजनीतिक दल इसके लिए क्या करते हैं, भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र इत्यादि के माध्यम से अपने नीतियों को, कार्यक्रमों को जनता के सामने रखती है। अभी बैनर लगाकर, पोस्टर लगाकर, प्रचार प्रसार करके, जनसभा करके सब जनता को बताती है कि हम ये काम करेंगे, हमारा सरकार बनेगा तो हम ये कर देंगे, वो बनवा देंगे, ये बनवा देंगे। ये सभी बातें वो मतलब कि बकरी को लाल करने से पहले जैसे अक्षत रखा था ना, अक्षत रख के फूल माला पहनाया जाता है, उसी तरह से ये काम करती है। चलिए, ये तो बात की हमारा ओपिनियन है। अगला लोकतंत्र का निर्माण कैसे करती है, मतलब कि राजनीतिक दल जो होता है वो लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करती है कि लोकमत एक साथ हो जाए, सब हमारा वोट दें, और इसके लिए जनसभाएं और रैलियाँ भी करती है। समाचार पत्रों का भी सहारा लेती है, टेलीविजन का भी सहारा लेती है, रेडियो का भी सहारा लेती है ना। तीसरा है राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दल मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का काम भी करता है। राजनीतिक दल द्वारा खासकर चुनावों के समय अपने समर्थकों को राजनीतिक कार्य जैसे मतगणना करना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों का आलोचना करना या समर्थन करना आदि बताते हैं, जिससे लोगों की राजनीतिक चेतना जागृत होती है। जो देखिए अभी चुनाव है, चुनाव में क्या होता है, सब एक दूसरे का हिनाई करते हैं। ये बताते हैं कि देखिए आपके पंचायत में या आपके देश में इतना पैसा आया था, इतना पैसा रिटर्न हो गया, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो ये खा रहा है पैसा, इतना पैसा इंदिरा आवास का खा गया, इतना आवास वृद्धा पेंशन का खा गया। ये सब बातें कौन बताता है, राजनीतिक दल नहीं बताता है। चुनाव के समय में सब पोल खुलता है तो ये सब बात होती है। तो ये सब राजनीतिक दल ही काम करता है। अगला दलीय कार्य। दल का जो काम होता है, जैसे प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ न कुछ दल संबंधित कार्य भी करते हैं। जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपना सदस्य बना लेता है, अपनी नीतियां एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करता है, तथा दल के लिए चंदा इकट्ठा करता है कि राजनीतिक दल होगा चंदा इकट्ठा करके रखेंगे, एक जगह रखेंगे पैसा, तब ना खर्च करेंगे चुनाव में। चुनावों का संचालन करना, चुनाव जो होता है उसका संचालन करने का काम भी यही करता है, अपना उम्मीदवार खड़ा करता है, हाँ, जितने का हर संभव प्रयास करता है, जितने के लिए जो भी चीज़ होता है, जो भी चीज़ गलत सही सभी रास्तों को अपना लेता है। अगला है शासन का संचालन। अगर जीत जाता है तो राजनीतिक दल क्या करता है, शासन करता है ना। पार्टी जब जीत जाती है तो ये नहीं करती। राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करती है। किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त अगर नहीं होता तो विपक्ष में बैठते हैं, विपक्षी दल कहलाते हैं। और जहाँ तक सत्ता में शासन का संचालन करता है वही विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण करता है और सरकार की गड़बड़ियों को रोकता है। सरकार जो गलत डिसीजन लेता है उस पर उसका विरोध करता है ना, और जनता का साथ देता है। अगला नंबर क्वेश्चन पॉइंट है 7वां, सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का काम करता है। आपको बताया थे कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये जनता सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। राजनीतिक दल एक का प्रमुख कार्य ये होता है कि जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता कराना, उसके बीच में कड़ी को जोड़ना। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यक्रमों के बारे में जनता तक पहुँचाता है। इस तरह से राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच में पुनर्निर्माण करता है, यानी मध्यस्थता का काम करवाता है। 8वां है गैर राजनीतिक कार्य। जैसे राजनीतिक दल न केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा होता है, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, चाहे कुछ, इसके दौरान में क्या करते हैं, राहत संबंधी कार्य करते हैं। लोगों को राहत दिलाने के लिए छूटा मीठा बांटते हैं, खाना की व्यवस्था करते हैं, दवाई की व्यवस्था करते हैं, घर टूट जाता है घर बनवाने की मांग करते हैं, घर बनवाते भी है अपनी चंदा से। तो ये सब काम करता है, यानी लोकतंत्र में राजनीतिक दल का बहुत बड़ा कार्य है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्राप्त कराते हैं और इसके लिए मापदंड क्या है। देखिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय जो राजनीतिक दल होते हैं मान्यता चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों की लोकसभा या विधानसभा में चुने गए 4 में से अधिक राज्यों द्वारा कुछ डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्य के लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 2 सीटों पर सीटें अर्थात 11 सीटें जितना 2% यानी 11% सीट जितना आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। इस तरह से राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में डाले गए वैध मतों में से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा में कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जितना आवश्यक होता है। इस प्रकार से राजनीतिक दल पूरा खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।